तो पहले तो मैं मोदी की गारंटी ये शब्द का ही विरोध करता हूँ, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। दूसरा, उनके कोई भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और उसके उलट क्योंकि उन किसानों के ऋण माफी की बात आती है, अब ये उन्होंने एमएसपी का वादा किया था, एमएसपी का जी वादा किया बिल्कुल। था, गारंटी थी, उसका क्या हुआ? वो किसान आंदोलन में करीब 600 लोग मारे गए और उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा आया है, जिसके हिसाब से भारत में अभी बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। इसको बीजेपी की गारंटी भी नहीं कहा जा रहा, मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। यानी हम्म। वो पार्टी से ऊपर हैं और वो बाकी सब चीजों से ऊपर है। जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता पूरी तौर से अपने हाथ में केंद्रित कर ली है, ये उसकी एक निशानी है। लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है। बीजेपी अपना संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी की बात कर रही है। वही मोदी की गारंटी जो 2014 में मिली थी, 2019 में मिली थी, जो मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार। अब अब महिलाओं पर अत्याचार की बात जब जहां आती है, वहां पर क्या मोदी जी ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं को एनडीए के सांसदों से बचाओ, एनडीए के विधायकों से बचाओ? प्रज्वल रमन्ना के केस के बारे में आप जानते ही हैं कि 2 से 2,500 वीडियो क्लिपिंग्स मिली हैं और वो फरार हैं। और उनके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी गए हुए थे, उनको प्रमोट कर रहे थे। वो मांग रहे थे कि हमको ऐसे ही सांसद चाहिए जिनसे हम देश की बहू बेटियों को बचा सके, माओ को बचा सके। ऐसे और कितने वादे हैं जो मोदी जी पूरा नहीं कर पाए, या इस बार कौन से ऐसे वादे कर रहे हैं जो फिर जुमले साबित हो जाएं। ये बीजेपी गारंटी नहीं दे रही है, ये प्रधानमंत्री गारंटी नहीं दे रहे हैं, ये सांसद कोई गारंटी नहीं दे रहा है, ये मोदी जी की गारंटी है। और 2 गारंटियों का हाल आप देख चुके हैं। तीसरी गारंटी में क्या यह संभव है कि तीसरी गारंटी भी जुमला साबित न हो? हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी जी हैं, आईआईटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे ही जानते हैं कि क्या है मोदी जी का जुमला या फिर मोदी की गारंटी। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, पहले तो मैं ये मोदी की गारंटी जो शीर्षक है, इसी पे बात करना चाहूँगा थोड़ा सा। जी। देखिए, अब लोकतंत्र में तो चुनावी पार्टियां अपना संकल्प पत्र मैनिफेस्टो निकालती हैं। अब यहाँ इसको बीजेपी की गारंटी भी नहीं कहा जा रहा, मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। यानी वो पार्टी से ऊपर है और वो बाकी सब चीजों से ऊपर है। जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता पूरी तौर से अपने हाथ में केंद्रित कर ली है, ये उसकी एक निशानी है। तो एक लोकतंत्र हमारा किस प्रकार से कमजोर हो रहा है और एक व्यक्ति पार्टी से ऊपर हो गया है और उसके नाम पर ही पूरा सब गारंटी मैनिफेस्टो चलता है। ये अपने आप में तानाशाही का एक बड़ा सिंबल है। दूसरा, जहां तक उनके वादे हैं, अब उनके वादे 2014 में तो सब कुछ था, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार वगैरह वगैरह। तो महंगाई का जहां तक देखिए, मेरे ख्याल से आज सबसे बड़े जो मुद्दे हैं उसमें महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग कहते हैं पहले भी महंगाई थी, महंगाई तो है, लगातार कीमतें बढ़ती रही हैं, पर महंगाई बढ़ने की दर जो पिछले 10 साल में देखी गई है, वो महंगाई बढ़ने की दर पहले कभी नहीं थी। अब दूसरा, जहाँ तक महिलाओं का सवाल आपने छेड़ा, ये एक बहुत दर्दनाक किस्सा है। आपने एक घटना का 2-3 घटनाएं आपने बताई और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आज ही मैं विनेश फोगट का एक इंटरव्यू देख रहा था। विनेश फोगट, जिन्होंने भारत के जी। लिए गौरव से बहुत सारे मेडल्स आए और किस प्रकार से उनको संघर्ष करना पड़ा। और ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है अभी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, उनके बेटे को एमपी का टिकट दिया गया। तो उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो उनके वादे हैं उसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं होती। महिलाओं के बारे में तो आपको कुलदीप सेंगर का भी याद होगा, जो बाकी बिल्कुल। घटनाएं हुई कश्मीर में, कठुआ हाथरस है, में। उन्नाव है, कई सारी घटनाएं। मणिपुर की बात ले लीजिए सर, मणिपुर में अभी तक मणि- प्रधानमंत्री जी नहीं गए। मणिपुर तो इतना दर्दनाक है
कि उसको भुलाना भी मुश्किल है और याद करने से जो पीड़ा आती है वो अपने आप में एक उस सीमा को पार कर गई है। तो ये जहाँ तक इनकी विचारधारा में ही ये महिलाओं को इस प्रकार से मान के चलते हैं कि जैसे वो इनकी संपत्ति हो और उन पे होने वाली घटनाएं कोई खास बड़ा महत्व नहीं रखती होंगी। नहीं तो बताइए, अब ये जो रेवन्ना जिनके साथ इन्होंने अलायंस किया है, उनको पता था कि इसने इस प्रकार के कुकृत्य किए हैं। इतने कुकृत्य करने के बाद भी अगर वो उससे इस प्रकार का उसका चुनाव में उनको टिकट में साथ देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं चुनाव के मंच पर, उनका समर्थन करते हैं, ये अपने आप में। दूसरा का एक और गारंटी आपको याद होगी, हर साल 2 करोड़ और नौकरियों का निर्माण किया जाएगा। 2 साल बिल्कुल। नौकरियों का निर्माण, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां होना था। और आपको अभी का डेटा मैं बता दूं, अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा आया है, जिसके हिसाब से भारत में अभी बेरोजगारी पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा है। फरवरी में ये 8.3% थी, जो अभी तक का सबसे ऊंचा बिंदु है। फिर जहां तक सबका साथ सबका विकास है, आप देखिए कि जहां तक दलितों का सवाल है, दलितों के सवाल में देखा जाए तो उनको कैजुअल लेबर, मनरेगा को कमजोर किया गया और उनको किस प्रकार की नौकरियां मिलती हैं। अभी अभी तो ये बात आम हो गई है कि 3 दलित ये सीवर साफ करने निकले, 2 की मौत हो गई, 3 की मौत हो गई। ये बात आम घटना हो गई। किस प्रकार की उनको नौकरियां मिलती हैं, किस प्रकार के अवसर मिलते हैं, ये बात है। मुसलमानों का सवाल देखिए, मुसलमानों के सवाल उनमें जिस प्रकार की डर की भावना आ गई है लव जिहाद के नाम पे, फिर खाने पीने की जो चीजें हैं बीफ के नाम पे, और तो जो दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे, सीए को फिर से लाया जा रहा है। आप देखिए, बिल्कुल। इनके मैनिफेस्टो में जोर किसका है, इस बात का नहीं है कि अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सिटीजनशिप के इक्वल मौके दिए जाएंगे। उसके उलट सीएए को लाया जा रहा है। यूसीसी, जिसका विरोध बहुत सारे सिख संगठन, आदिवासी संगठन कर रहे हैं, उसको जानबूझ के इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों को चिढ़ाया जा सके। मैं यूसीसी के खिलाफ नहीं हूँ और उस प्रक्रिया के खिलाफ हूँ जिसके माध्यम से ये यूसीसी को लाया जा रहा है। तो मोदी जी के जो वादे हैं, उन वादों में मुझे लगता है किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है और वो पूरी तौर से हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ चलते हैं। हमारे संविधान के 2 मूल्यों को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो जो आर्थिक विषमता है उसको कम करने की कोशिश की जाना चाहिए। और अभी आपने देखा होगा, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। अब ये रिपोर्ट जो सर्वाइवल ऑफ रिचेस्ट बताती है कि भारत में जो आर्थिक विषमता है आज, वो अंग्रेजों के समय से भी ज्यादा है। यानी देश का टॉप 1% जो है उसके पास 40% संपत्ति है। देश की 40% संपत्ति उनके पास है और देश के जो 40% नीचे के दबे कुचले लोग हैं उनके पास देश की केवल 3% संपत्ति है। तो ये एक आर्थिक जो विषमता आ रही है। और कुछ पूंजीपति, अब जैसे किसानों के ऋण माफी की बात आती है, अब ये उन्होंने एमएसपी का वादा किया था, जी बिल्कुल। गारंटी थी, उसका क्या हुआ? वो किसान आंदोलन में करीब 600 लोग मारे गए और उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो पहले तो मैं मोदी की गारंटी, ये शब्द का ही विरोध करता हूँ, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। दूसरा, उनके कोई भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और उसके उलट, क्योंकि उनकी कुछ उपलब्धियां नहीं है, उनकी कोई गारंटी जो अभी तक 10 साल में काम किया उसकी उपलब्धि नहीं है, इसीलिए उनका ज्यादा फोकस केवल विपक्ष की आलोचना करना है। विपक्ष की आलोचना करना ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है और उसी आधार पर वो काम कर रहे हैं। सर, मैं आपका ध्यान एक और आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकारी डेटा के अनुसार ही, क्योंकि अभी 140 करोड़ की आबादी है, 2011 के बाद जो है जनगणना नहीं हुई है, तो हम उसी आबादी को मानकर चलते हैं। 140 करोड़ आबादी वाले देश में जहां 80 करोड़ लोग, मतलब आप कह लें 50% से ज्यादा, 65-70% के आसपास लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको मोदी जी 5 किलो अनाज दे रहे हैं, जिसकी गारंटी और जिसका गुणगान अपने हर एक स्टेज पर कर रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे बनेगा आर्थिक शक्ति? कैसे होगी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी?
देखिए, ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये एक खोखला शब्द है। और ज़्यादा इनकी इकोनॉमी जो है, चंद वो जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट हैं, जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, इनके करीबी, ये उसी के आधार पे इकोनॉमी को बड़ा करना चाहते हैं। जहाँ तक जैसे मैंने बताया कि आम लोगों की आर्थिक परिस्थिति है, तो अमीर ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब ज़्यादा गरीब हो रहा है। और इसमें किसानों की हालत हम जानते हैं, एमएसपी की गारंटी न होने के कारण उनकी हालत भी खराब है। तो ये इनका जो दावा है कि 5 किलो राशन हम दे रहे हैं, वो 80 करोड़ लोगों को देना पड़ रहा है। यानी 80 करोड़ लोग तो ऑलरेडी गरीबी की रेखा के इतने नीचे हैं, इतना बड़ा परसेंटेज, 140 करोड़ में से 80 करोड़, यानी करीब 2 से ज़्यादा उसमें आ गए। तो ये सब चीज़ें देखकर लगता है कि मोदी केवल अपनी सत्ता पे बने रहना चाहते हैं, ताकि वो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लगा सके। और जहाँ तक लोगों के वेलफेयर का सवाल है, लोगों की बेहतरी का सवाल है, उस पर इनका कोई फोकस नहीं है। वो उनकी प्राथमिकी में नहीं आता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हंगर इंडेक्स में हम, आपको आश्चर्य होगा अमर, हंगर इंडेक्स जो दुनिया का है, उसमें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के भी नीचे हैं। और नीचे के क्रम से हम चौथे या पांचवें हैं हंगर इंडेक्स में। और बिल्कुल। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है। ये हमारी व्यवस्था को बताता है कि किस प्रकार से हमारी व्यवस्था अ, आम लोगों से, आम लोगों के भलाई से दूर जा रही है। और गरीबों का खास तौर से, ये गरीब दलित हो या मुस्लिम हो या मजदूर हो या खेत मजदूर हो, उनके किस किस प्रकार से उनके विरोध में जा रहा है, ये बात पूरी स्पष्ट तौर से दिख रही है। अहम मसला है कि महंगाई की बात जब जहां तक हो रही है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विश्व गुरु की बात हो रही है, शिक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ चल रहा है, सारे पैटर्न सिलेबस चेंज होते जा रहे हैं। क्या हम किस स्तर पर वैश्विक स्तर को टक्कर दे पाएंगे? क्या हम मनुस्मृति के दौर में जाकर अपनी शिक्षा व्यवस्था का गुरुकुल के हिसाब से हम विश्वगुरु बनेंगे? साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। देखिए, ये विश्व गुरु जो बनने की बात है, ये अपने आप में बहुत खोखली बात है। कोई दुनिया का पूरा मार्गदर्शन कर नहीं सकता। हर एक देशों में ज्ञान का, संपत्ति का, समृद्धि का विकास होता है। तो दुनिया को रास्ता दिखाने के पहले खुद ही समृद्ध होना और खुद ही शिक्षा से लैस होना ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये हुँ, शिक्षा को पुराने समय में ढकेल रहे हैं। शिक्षा को ये तार्किक सोच से पीछे ले जा रहे हैं, साइंटिफिक टेम्पर जिसको कहते हैं, उसके विरोध में ले जा रहे हैं। और मुझे भी बहुत हैरानी हुई ये पढ़कर कि आज सरकार का ज़्यादा फोकस जो है, वो काऊ साइंस पे है। गाय के यूरिन, गोबर, इनके हुँ। रिसर्च पे ज़्यादा उनका ज़ोर है। हमारी जो मैथोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर है। ज़्यादा ज़ोर ये सिद्ध करने का है कि पूरा ज्ञान हमारे वेदों में है, और उसके आधार पर ये शिक्षा व्यवस्था को ढालना चाहते हैं, जो हमारी प्रगति के लिए बहुत बड़ा बाधक होगा। कि आप देखिए, हमारे संविधान में एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि साइंटिफिक टेम्पर का विकास किया जाए। तो साइंटिफिक टेम्पर के उलट ये ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि तर्क तर्कपूर्णता से दूर हैं। और एक प्रकार से अंधविश्वास, विश्वास के आधार पे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, बाबा रामदेव कोरोना के समय उन्होंने क्या-क्या किया, और फिर भी उन्होंने वो पूरी हिम्मत दिखाई, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार का संरक्षण उनको है। और ऐसे हुँ। कितने ही हैं जिनका अच्छा आधार नहीं है, पैसा कमाने के लिए। और तथाकथित हमारी संस्कृति के नाम पे इन चीज़ों को विकसित किया जा रहा है। ये हमारे देश को बहुत पीछे ढकेलेगी। इन तमाम वादों और जुमलों के अलावा मैं आपका ध्यान जो है एक और दिलाना चाहता हूँ, उन आज़ादी के बाद से कांग्रेस रिजिम में जितने भी संस्थान बने, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, चाहे जी। गेल, भेल, सेल, तमाम संस्थान हैं, जिनको आज सरकार निजीकरण कर रही है, जिनका सरकार आज निजीकरण कर रही है, उन्हीं को बेचकर हम तरक्की की राह पर बढ़ेंगे। अगर हमारा पब्लिक सेक्टर जो है ध्वस्त होगा, उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं?
देखिए, मेरी मान्यता ये है कि पब्लिक सेक्टर के आधार पे ही देश का विकास बहुत बड़ा हुआ और इसी के कारण जो दलित महिलाएं, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण भी मिला, इनका इनका भी प्रगति हुई और देश ने ओवरऑल अच्छी प्रगति की। अब इनको वो घाटे में डाल के पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है, तो वास्तव में तो इससे पूंजीपतियों को कोई इसमें रुचि नहीं है कि ये उद्योग धंधे जनता के उपयोग के हों, सरकार के उपयोग के हों। इनको तो केवल उसमें से प्रॉफिट कमाना है, तो इसमें ये फिर से देश को एक बहुत पीछे की दिशा में ढकेल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे राम पुनियानी साहब। अगर कहीं भी बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक या बीजेपी के कार्यकर्ता कोई भी अगर मोदी की गारंटी की बात करें तो उनसे पूछ लीजिएगा कौन सी गारंटी, 14 वाली, 19 वाली या 24 वाली। जब तक वो बीजेपी की गारंटी ना दे कम से कम, तब तक मोदी के नाम पर गारंटी पर वोट देने से बचिएगा, क्योंकि उनके दो रिजीम में, 14 वाले में भी 19 वाले में भी, उनकी तमाम गारंटी जो है फेल हो चुकी है। सावधान रहिएगा। वोट करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि हम किन गारंटियों पर, किन वादों पर अपना मतदान कर रहे हैं और अपने देश को किस दिशा में की ओर ले जा रहे हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद सर।